हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 6 को देखिए हमने 2 वीडियो देखे हैं बच्चों। पहले वीडियो के अंदर देखिए हमने द्वितीय क्रियाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ उद्योगों के बारे में पढ़ा। और आज हम बच्चों इसी अध्याय के क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अब देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कितने प्रकार के प्रश्न दिए हुए होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न दिए हुए होते हैं। और सबसे पहले जो प्रश्न दिए होते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर कौन से होते हैं, विकल्प पर आधारित। अर्थात हमारे पास 4 विकल्प होते हैं। उन 4 विकल्प में से हमें चुनना होता है सही उत्तर कौन सा है। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए आज अपने अभ्यास प्रश्नों को करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं बच्चों निर्देश। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो बच्चों ध्यान रखना कितने विकल्प हैं हमारे पास, 4 विकल्प। और इन चारों विकल्प में से हमें किसको चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं यहां पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना बच्चों, हमें किसको पहचानना है, असत्य कथन को पहचानना है। अब आगे देखिए बच्चों, सबसे पहला देखिए हमारे पास कथन है, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। बच्चों हुगली नदी कहां पर है, आप जरा सोचिए। हुगली नदी किसमें, पश्चिमी बंगाल में। और बच्चों हुगली नदी के किनारे एक शहर भी स्थित है जिसका नाम क्या है, कोलकाता। और हुगली नदी के किनारे के चारों ओर जो खेती की जाती है, किसकी की जाती है बच्चों, जूट की जाती है। और इसीलिए वहां पर जूट उद्योग स्थापित किया हुआ है। आगे देखिए दूसरा हम पढ़ते हैं, चीनी, सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, इस उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था। स्वच्छंद उद्योग वो है जिन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से उन्हें स्थापित, अर्थात वो कच्चे माल पर आधारित नहीं होते हैं। बच्चों देखिए यहां पर चीनी कच्चे माल पर आधारित और सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात करें, ये भी कच्चे माल पर यानी गन्ना और कपास पर आधारित उद्योग हैं। इसलिए देखिए इनको हम चाहे वहां पर नहीं लगा सकते। और आगे पढ़ते हैं देखिए बच्चों, गए खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। बच्चों देखिए जब से देखिए हमने शक्ति के नए साधनों को खोदा है और तब से देखिए कोयले का महत्व क्या होने लगा है, कम होने लगा है। क्योंकि कोयले की जगह अब किसको काम में लेने लगे हैं, खनिज तेल। और दूसरा किसको काम में लेने लगे हैं शक्ति के रूप में, जल विद्युत को। अब उसके बाद देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन आता है बच्चों हमारे पास, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन देखिए पतन, जिसको हम कहते हैं पोर्ट या बंदरगाह। नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बंदरगाहों के आसपास या हम कहें पतन या पोर्ट के आसपास कई उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जैसे विशाखापट्टनम के अंदर लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। इसी तरह लौह इस्पात का उद्योग पारादीप ओडिशा के अंदर भी स्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों इनमें से गलत कौन सा कथन है ये आपको पहचानना है। और चारों कथनों की मैंने व्याख्या भी की है। जल्दी से बताइए कौन सा गलत हो सकता है इनमें से। बिल्कुल सही पहचाना, इनमें से गलत कौन सा है बच्चों, ये देखिए ख, क्योंकि चीनी सूती वस्त्र, चीनी देखिए इसके लिए आवश्यकता कच्चे माल की, किसके, गन्ने की। और सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। इसलिए ये ऐसे उद्योग हैं जो देखिए कहां पर होंगे, जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है वहां पर इन उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसलिए ये स्वच्छंद प्रकार के उद्योग नहीं है बच्चों।
आगे देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। बच्चों याद रखना किस तरह का पूछा गया, व्यक्तिगत। और मैंने जब उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ाया तब 3 प्रकार के देखिए स्वामित्व बताए थे उसके अंदर। एक तो निजी लोगों का स्वामित्व, एक सरकार का स्वामित्व और एक निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व की बात की थी। तो यहां पर आपको पहचान करना है। देखिए बच्चों, एक क में दे रखा है पूंजीवाद, दूसरा ख में दे रखा है मिश्रित और ग में दे रखा है समाजवाद और घ में है कोई भी नहीं। बच्चों देखिए, पूंजीवाद की यदि बात करें तो यहां पर जो संबंध होता है किसका होता है, व्यक्ति विशेष के देखिए उद्योग होते हैं यहां पर। दूसरा आता है मिश्रित, यहां पर देखिए हम बात करें व्यक्ति और दूसरा सरकार दोनों के संयुक्त क्रम पाए जाते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित। उसके बाद देखिए बच्चों समाजवाद, जहां पर देखिए हम ये कहें उद्योगों पर किसका अधिकार हो, समाज का अधिकार हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, समाजवाद। तो सीधा सा है, यहां पर व्यक्तिगत का संबंध किससे है, पूंजीवाद से है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर और अगला आता है अपने इसमें, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। यानी एक ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए क्या बनाता हो, कच्चा माल बनाता हो। ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं, मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया भी था, जल्दी से याद करिए और मैं ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है क कुटीर उद्योग। वैसे बच्चों आपको याद भी होगा, कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे, घरों के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण करने के लिए देखिए इन उद्योगों को चालू किया गया। और देखिए उसके बाद ख में आता है छोटे पैमाने के उद्योग। ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग भी कहा जाता है, जिसमें श्रमिक और पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद आता है ग आधारभूत उद्योग। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अन्य उद्योगों को क्या प्रदान करता हो, आधार प्रदान करता हो, उस उद्योग को हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। और घ में दे रखा है स्वच्छंद उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए कौन से उद्योग होंगे, तो देखिए इसका उत्तर सही है कौन सा, आधारभूत उद्योग, जो अन्य उद्योगों को क्या प्रदान कर रहे हैं, आधार। जैसे लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो आधारभूत उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि इसी उद्योग पर आधारित देखिए अन्य उद्योगों को संचालित किया जाता है या उन्हें स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला अपने इसमें आता है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। अब देखिए यहां पूछा है बच्चों सही मेल खाता है, बाकी 3 कैसे होंगे, गलत होंगे बच्चों, और एक कैसा होगा, सही होगा अपने इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन दिया है, स्वचालित, ऑटोमेटिक, जो अपने आप चलती है उनको क्या कहते हैं बच्चों, स्वचालित वाहन उद्योग। यहां देखिए शहर का नाम लिखा है लॉस एंजिल, कहां पर है, यूएसए के अंदर। दूसरा देखिए पोत निर्माण, पोत निर्माण का मतलब होता है पानी वाले जहाजों का निर्माण, और यहां पर एक शहर का नाम लिखा है लुसाका। दूसरा देखिए हम यहां पर देखते हैं वायुयान निर्माण उद्योग गए में, और ये कहां पर है, फ्लोरेंस। इसी तरह से चौथे नंबर पर जो है हमारा घ, और यहां पर लिखा हुआ लौह इस्पात उद्योग, और शहर का नाम क्या लिखा हुआ, पिट्सबर्ग। बच्चों आपको याद भी होगा एक उपमा भी दी गई थी, और जिसके अंदर यह कहा गया था जंग का कटोरा। कौन से शहर को कहा गया था, जहां पर देखिए बहुत बड़ा इस्पात उद्योग के कारखाने लगे हुए थे, और वहीं पर देखिए धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगा है अब, इसलिए उसको कहा गया है जंग का कटोरा। याद आ गया होगा आपको। और जंग का कटोरा कौन सा शहर है, पिट्सबर्ग। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। बच्चों कहां पर है ये पिट्सबर्ग, यूएसए में। और यूएसए को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य
अमेरिका भी कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, यूएसए। और यहीं पर दुनिया का बहुत बड़ा लौह इस्पात का केंद्र बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, पिट्सबर्ग। और इसे ही कहा जाता है जंग का कटोरा भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, हम अगले प्रकार के प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। और अगले जो हमारे प्रश्न आते हैं, देखिए जिनकी शब्द सीमा निर्धारित की गई है। तो देखिए निर्देश पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है, 30 शब्दों के अंदर। तो यहां शब्द सीमा निश्चित की गई है। जो हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को देखिए हम लघु प्रश्न भी कहते हैं। इससे पहले वाले विकल्प पर आधारित प्रश्न, और अब ये हमारे किस पर आधारित है क्वेश्चन बच्चों, यहां पर शब्द सीमा पर आधारित। तो हमें शब्दों को ध्यान में रखना है। और देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर लिखा गया उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, यानी उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित जो उद्योग हैं, जिसे कहा जाता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके ऊपर हमें 30 शब्दों के अंदर क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर या आंसर जो बुक है हमारी उसमें उत्तर। और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक। और दूसरा क्या है, एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध, शोध का मतलब होता है अनुसंधान, एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। बच्चों याद रखना, इसका उत्तर हमें कहां से शुरू करना है, उच्च प्रौद्योगिकी से ही शुरू करना है। ऐसे उद्योगों में किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों पर। और उनके ऊपर क्या किया जाता है, गहन शोध और उनके विकास, फिर उनका क्या किया जाता है, प्रयोग। आगे देखिए, इनमें यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नवीन रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों के अंदर हमें लिखना है। और अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, देखिए 30 ही शब्दों के अंदर, और यहां दिया है विनिर्माण। अब देखिए, हमें जब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो उसके अंदर बच्चों याद रखना, सबसे पहले शब्दों का अर्थ बताया जाता है और उसके बाद उसे परिभाषित किया जाता है। इस तरह से हम उत्तर लिखते हैं। और इतने में हमारे कितने शब्द हो जाते हैं, 30 शब्द हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा उत्तर, और उसके बाद देखिए विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। तो देखिए हमने इसका अर्थ देखा, यहाँ विनिर्माण का अर्थ लिखा है हाथ से बनाना। अब आगे देखिए इसे और परिभाषित करते हैं, विनिर्माण से आश किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। तो यानी कहने का मतलब विनिर्माण का मतलब क्या है बच्चों, किसी वस्तु का उत्पादन। आगे देखिए, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। देखिए बच्चों, विनिर्माण पहले हमने शाब्दिक अर्थ देखा, फिर इसका अर्थ को समझाया, और उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए। और उस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि छोटे से छोटे और बड़ी से बड़े यंत्र, मशीनें, यानी किसी भी चीज़ का क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। और वो सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण। पहले बच्चों इसका अर्थ किससे लगाया जाता था, हाथ से बनाने वाली चीज़ों को विनिर्माण कहा जाता है। आज हाथ से कम बनाई जाती हैं और वस्तुओं का निर्माण किससे किया जाता है, मशीनों से ज़्यादा किया जाता है। इस तरह से देखिए बच्चों, अपने इसके अंदर आते हैं विनिर्माण के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला अपने इसमें आता है स्वच्छंद उद्योग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं उत्तर, और उसके बाद यह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होता है। अर्थात इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, विविधता।
इसके लिए कोई एक स्थान फिक्स नहीं है कि ये देखिए कच्चे माल के पास होगा, बाजार के पास होगा या न्यूनतम लागत वाले स्थानों पर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो क्या है, स्वच्छंद है एक तरह से, और यदि हम कहें तो ये कहते स्वतंत्र है एक तरह से, इसको कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। आगे देखिए, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। सीधा लिखा है, कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, वरन संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। किस पर आधारित हैं ये? पुर्जों। पुर्जों का मतलब होता है यंत्रों पर, छोटे छोटे जो कल पुर्जे होते हैं, यानी उप इकाइयों पर निर्भर करता है, जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। उत्पादन की यदि बात करें तो क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है, एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। अब देखिए, जिस उद्योग में उत्पादन कम हो, श्रमिक कम लगते हो, ऐसे उद्योगों को कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। आगे देखिए, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये एक सबसे बड़ी विशेषता और है बच्चों इनकी, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और देखिए, इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। अर्थात ये प्रमुख रूप से कहाँ स्थापित किए जाते हैं, जहाँ सड़कों का जाल हो और आसानी से आवागमन होता हो। ऐसी जगह कौन से उद्योग स्थापित किए जाते हैं? स्वच्छंद उद्योग स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि ये उद्योग देखिए, यदि हम देखें तो न तो ज़्यादा कच्चा माल और न इसमें ज़्यादा श्रमिक और न ज़्यादा उत्पादन, और ये दूसरी वस्तुओं को देखिए असेंबल करते हैं और उसके आधार पर देखिए क्या होते हैं, इन्हें स्थापित कर दिया जाता है इन उद्योगों को। आगे देखते हैं, और अगला देखिए जो अपने इसमें प्रश्न आता है वो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। तो यहाँ हमें बच्चों याद रखना है शब्द सीमा, और ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। शब्द सीमा है 150 शब्दों से अधिक न हो। तो देखिए, शब्द सीमा जहां पर होती है हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले देखिए, अब 150 शब्दों के अंदर जो प्रश्न है, सबसे पहला कौन सा है? प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? तो बच्चों याद रखना, यहां पर पूछा गया प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियां, और उनमें क्या करवाया गया है? अंतर। और जब हम अंतर देखिए करना होता है तो इस तरह से हम एक सारणी बनाते हैं, और उस सारणी को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक तरफ लिखेंगे प्राथमिक और दूसरी तरफ लिखेंगे द्वितीयक गतिविधियां। तो देखिए, हम यहां पर इस उत्तर को देखते हैं। यहां पर देखिए हमने लिखा उत्तर, और उसके बाद देखिए बच्चों यहां पर हमने लिखा क्रम संख्या, फिर लिखा है प्राथमिक गतिविधियां, दूसरे नंबर पर लिखा है द्वितीयक गतिविधियां, और इस तरह से हमने क्या बना ली? एक टेबल बना दी, ताकि दोनों में हम क्या कर सकें? अंतर कर सकें। और अंतर वाले प्रश्नों का उत्तर हमेशा इसी तरह देना चाहिए, और उसके अंदर अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं अगर इस तरह से हम अंतर करके लिखते हैं। तो बच्चों, तो सबसे पहले नंबर 1 अंतर देखते हैं, किसका? प्राथमिक गतिविधियों का। प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संबंधित होते हैं। यानी सीधा सा है, प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्रियाकलापों का संबंध किससे होता है? प्राकृतिक पर्यावरण से, सीधे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप से तात्पर्य मनुष्य द्वारा कच्चे माल का रूप बदलकर उसे नवीन वस्तुओं में परिवर्तन करने से है। यानी जो कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है, ये काम तो किसका है? प्राथमिक गतिविधियों का। तो फिर द्वितीय गतिविधियों में क्या होता है? उनका क्या बदला जाता है? रूप बदल दिया जाता है। और आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं हम नंबर 2 पर। दूसरे नंबर पर देखिए, प्राथमिक गतिविधियों में, प्राथमिक क्रियाकलापों में धरातल से प्राप्त पदार्थ कच्चे माल के रूप में भोजन सामग्री बनाने, वस्त्र बनाने तथा अन्य उपयोगी सामान बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, जस्ट इसके यहां पर देखते हैं, द्वितीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होने के साथ उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है।
तो सीधा सा है, यहाँ पर देखिए उपभोग की चीजें हैं तो यहाँ पर क्या है, मूल्य में वृद्धि। रूप बदलने से वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और आगे देखते हैं, देखिए बच्चों अंतर, तीसरा अंतर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण। और प्राथमिक जो क्रियाकलाप है जिनको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था, प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके उदाहरण एक तो है आखेट। आखेट का मतलब क्या है बच्चों, शिकार करना। उसके बाद संग्रहण, संग्रहण लिया जाता है भोजन इकट्ठा करने से संबंधित। फिर आता है पशुचारण, फिर आता है खनन, और उसके बाद मछली पकड़ना, लकड़ी काटना और कृषि करना। ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं, या प्राथमिक गतिविधियां भी कहते हैं बच्चों इनको। अब देखिए द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण। और द्वितीय क्रियाकलापों के उदाहरण यदि हम देखते हैं, विनिर्माण उद्योग, जहां वस्तुओं का रूप बदला जाता है, जैसे और देखिए डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी क्रियाएं इसमें क्या है, शामिल होती हैं। इसी प्रकार से बच्चों अब हमें चौथा अंतर लिखना है। सबसे पहले किसका लिखेंगे, प्राथमिक गतिविधियों का। यहां देखिए प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत कच्चे माल की प्राप्ति मान शक्ति के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है, यहां पर शक्ति के रूप में, तथा उसे सीधे ही उस रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए द्वितीय के गतिविधियों के अंदर देखिए, द्वितीय के गतिविधियों में कच्चे माल को परिष्कृत, वहां पर तो मूल रूप में हम देख रहे थे, और यहां पर किसे देख रहे हैं, परिष्कृत रूप में देख रहे हैं। संशोधित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों देखिए हम इनमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं, और आप अपनी कॉपी में इन्हें उतारते भी चलें, देखिए एक एक करके। उसके बाद और देखिए हम देखते हैं पांचवा अंतर बच्चों, प्राथमिक गतिविधियां मानव व उसके परिवार तथा सहयोगी व्यक्तियों द्वारा संपन्न की जाती है। यहां पर देखिए बाहर से व्यक्ति नहीं आते हैं, या तो परिवार के सदस्य होते हैं या परिवार के सहयोगी सदस्य होते हैं। इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि घर के व्यक्ति ही कार्य को कर लेते हैं। द्वितीय गतिविधियों में अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, यहां पर यदि हम देखें तो क्या है, पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और देखिए बच्चों यहां पर हम देखते हैं छठे स्थान पर, प्राथमिक गतिविधियों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं का उपयोग अल्प समय के लिए ही किया जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक गतिविधियों की जो वस्तुएं हैं उनका लंबे समय तक हम उपयोग नहीं कर सकते। इनका उपयोग उसी क्षेत्र विशेष में किया जा सकता है जिस क्षेत्र से वो चीज़ें उत्पादित हुई हैं या जिस चीज़ के लिए बनी है। और यहाँ क्या कर सकते हैं, हम उनका रूप बदल सकते हैं और लंबे समय तक उन्हें क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग अधिक समय तक किया जा सकता है तथा इसका उपयोग दूसरे स्थानों पर भी किया जा सकता है। इनका दूसरे स्थानों पर उपयोग नहीं किया जाता और इनका हम दूसरे स्थानों पर क्या कर सकते हैं बच्चों, उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने देखे प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप या गतिविधियों में अंतर। और अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और दूसरा आता है अपने विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अब देखिए हमें क्या करनी है बच्चों, विवेचना करनी है। और किसके संबंध में, विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में। और हमें यहां पर देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। और देखिए विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। एक एक करके हमें क्या बतानी है, इन उद्योगों की प्रवृत्तियों को बताना है। कौन से उद्योगों की, विकसित देशों के आधुनिक उद्योगों की प्रवृत्तियों को यहां बताना है। नंबर 1, पहले नंबर पर देखिए, विश्व के विकसित देशों में आधुनिक औद्योगिक
क्रियाकलापों में परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के अंतर्गत उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों के महत्व में लगातार कमी आती रही है। यानी उद्योगों की स्थापना में क्या आती रही है? कमी आती रही है। ये किनकी विशेषताएं हैं? ये विकसित देशों की विशेषताएं हैं। ये धीरे धीरे देखिए उद्योगों की जगह दूसरी क्रियाकलापों के अंदर जैसे सेवाओं के रूप में अपने देखिए स्थान देने लगे हैं। आगे देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पर देखते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास तथा वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति के परिणाम स्वरूप उद्योगों की संरचना एवं स्वरूप में परिवर्तन आया है। किसमें? उनकी संरचना और स्वरूप में क्या आया है? परिवर्तन आया है। कौन से देशों की? विकसित देशों की बात कर रहे हैं, जिससे निरुद्योगीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। अर्थात यहां पर देखिए प्रारंभ में तो उद्योग स्थापित किए गए और अब देखिए उद्योगों से ये लोग थोड़े दूर होने लगे हैं। कौन से? विकसित देश। तीसरी देखिए प्रवृत्ति, आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। उद्योगों में उत्पादन के लिए उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी एक विशेषता आई है, विकसित देशों द्वारा देखिए किसको अपनाया गया है? यहां पर लिखा है उच्च तकनीकी, यानी उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। आगे देखते हैं, देखिए और प्रवृत्ति नंबर 4, कारखानों के स्थान पर छोटी इकाइयों का बिखराव बहुत बड़े क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो यहां देखिए छोटी छोटी जो इकाइयां बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरी हुई यहां पर नजर आती हैं। अगली देखिए पांचवी, विकसित देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा उच्च स्तरीय उत्पादन की विचारधारा पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया जाता है? उत्पादन हो, कितना हो? बहुत अधिक उत्पादन हो, अत्यधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है यहां के औद्योगिकरण में। अगला देखिए हम देखते हैं, विकसित देशों में औद्योगिक क्रियाओं में अवशिष्ट पदार्थों में कमी। किसमें? उद्योगों द्वारा देखिए जो शेष जो पदार्थ बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अवशिष्ट पदार्थ। पुनर्चक्रण, प्रतिस्थापन तथा विकल्पों का योगदान अधिक है। यहां देखिए अवशिष्ट जो पदार्थ जो आते हैं उनको या तो पुनर्चक्रण के रूप में या उनको देखिए दूसरे विकल्प के रूप में काम लिया जाता है। इस तरह से देखिए हम इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। कुछ विशेषताएं और भी हैं। देखिए यहां विश्व के विकसित देशों में उच्च तकनीकी उद्योगों का विकास हो रहा है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जबकि निम्न तकनीकी एवं श्रम गहन उद्योग विकासशील देशों में विकसित हो रहे हैं। यहां देखिए श्रम और दूसरी टेक्नोलॉजी कौन सी है विकासशील देशों में? निम्न तकनीकी है। और उच्च तकनीकी कहां मिलेगी? ये विकसित देशों में मिलेगी बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आठवीं देखिए यहां विशेषता, विकसित देशों में स्थापित उद्योगों में डिजाइन तथा उत्पादन में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो डिजाइन चेंज हो रहे हैं और दूसरी यदि हम देखें उत्पादन में क्या आई है? यहां पर गति भी आई है। अर्थात उत्पादन होने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है वस्तुओं का उत्पादन करने की। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उच्च तकनीकी। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर विकसित देशों की जो नवीन जो प्रवृत्तियाँ डेवलप हुई हैं उनको हम देख रहे हैं और इनको उत्तर के रूप में लिखा भी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आता है अपने यहाँ पर, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि का मतलब बच्चों होता है कोई भी एक शहर है, उस शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो उसकी क्या कहलाती है? परिधि। क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, इसकी क्या करनी है? विवेचना नहीं, व्याख्या करनी है बच्चों। वहां पिछले क्वेश्चन में क्या करवाई थी? विवेचना। और अब हमें क्या करनी है? उसकी व्याख्या। कि देखिए शहर या हम कह दें नगर या महानगर, उनके चारों ओर जो परिधि वाला क्षेत्र है वहीं पर अधिक उद्योग विकसित क्यों हो रहे हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, उनका हमें यहाँ पर क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्तर।
उसके बाद देखिए विश्व के अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही विकसित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हम एक एक कारणों को यहां पर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि पूछा ही क्या है, कारणों को पूछा गया है और उनकी क्या करवाई है, व्याख्या करवाई है। देखिए नंबर 1, स्वच्छंद उद्योगों की प्रवृत्ति उद्देश्य आधारित में औद्योगिक क्षेत्र अथवा प्रौद्योगिकी पार्कों के रूप में कस्बों में व नगरों की सीमाओं पर स्थापित होने की होती है। कौन से उद्योग? ये उद्योग सामान्यतः कहाँ स्थापित किए जाते हैं? शहरों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही देखिए इन्हें स्थापित किया जाता है। दूसरा कारण देखिए, बाह्य नगर परिधि पर प्रदूषण रहित पर्यावरण तथा हरित क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए एक बहुत ही बड़ा कारक यहां पर निकल के आया है, और वो कौन सा लिखा हमने? प्रदूषण रहित पर्यावरण मिल जाता है शहरों के बाहर, क्योंकि शहरों के बाहर एक बेल्ट बनाई जाती है जिसे कहा जाता है हरित पट्टी, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और देखिए तीसरा, निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों से श्रम की आपूर्ति हो जाती है, जो कि सस्ता भी होता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए शहरों के आसपास जो ग्रामीण एरिया होता है वहां से हमें मजदूर कैसे मिल जाते हैं? आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं। इसलिए परिधि क्षेत्र में क्या लगाए जाते हैं? उद्योग स्थापित किए जाते हैं। और देखिए नंबर 4, इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए महानगरीय बाजार की सुलभ उपलब्धता भी बनी रहती है। अगला कारक देखिए बच्चों कौन सा आता है? बाजार। क्योंकि देखिए परिधि क्षेत्र में जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो निकट ही शहर होता है, और शहर अपने आप में क्या है? एक बाजार है। वहां हम आसानी से वस्तुओं को क्या करवा सकते हैं? उपलब्ध करवा सकते हैं। आगे देखिए 5वें नंबर पर, नगरों तथा महानगरों के सीमांत। सीमांत का मतलब जहां नगर की सीमाओं का अंत हो जाता है, यानी परिधि क्षेत्र में उपलब्ध विस्तृत भूमि पर एक मंजिली कारखानों को स्थापित किया जा सकता है तथा भविष्य में इसके विस्तार के लिए स्थान प्राप्त हो सकता है। यह भी बहुत बड़ी दूसरी बात कही है भूमि की। शहरों के अंदर देखिए भूमि का अभाव पाया जाता है, इसलिए उद्योगों को कई मंजिल के बनाने पड़ते हैं जहां रिस्क ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम आसपास के जो शहरों के आसपास का क्षेत्र देखते हैं वहां भूमि सस्ती भी मिल जाती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए उद्योगों को हम मैदान में एक मंजिला ही बनाते हैं। उसके बाद जब देखिए उद्योग की अन्य इकाइयां भी स्थापित करनी होती हैं तो वहां भूमि उपलब्ध होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? उनका विस्तार भी कर सकते हैं। आगे देखिए 6ठे नंबर पर देखें, नगरों की बाह्य सीमाओं पर भूमि का मूल्य कम होता है। यह बात आगे यहां पर देखिए, भूमि का मूल्य क्या होता है? कम होता है, यानी सस्ती भूमि होती है शहर की अपेक्षा परिधि क्षेत्र। उसके बाद 7वें नंबर, बाह्य परिधि क्षेत्रों में यातायात मार्गों का पर्याप्त विकास मिलता है। और सीधा सा है देखिए, शहरों के अंदर जितने भी देखिए परिवहन मार्ग आते हैं वो सारे परिधि से होकर ही आते हैं, इसलिए परिवहन जाल भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और देखिए कभी कभी सरकार द्वारा महानगर के सघन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तब महानगरों के परिधि क्षेत्र उद्योगों की स्थापना के महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल बन जाते हैं। कई बार देखिए शहरों के अंदर भीड़ भाड़ और पॉपुलेशन और पोल्यूशन की स्थिति होने के कारण उद्योगों के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? प्रतिबंध लगाए जाते हैं, क्योंकि उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं पूरे शहर को देखिए एक स्मोग जिसे हम कहते हैं धूम्र कोहरा से ढक दिया जाता है। इसलिए देखिए इन उद्योगों को कहां पर स्थापित करने के लिए सरकार की भी प्रवृत्तियां होती हैं, नीतियां भी होती हैं कि उद्योगों को कहां स्थापित किया जाए, उन्हें शहरों के परिधि क्षेत्र में स्थापित किया जाए। बच्चों इस तरह से हम इस प्रश्न का क्या लिख सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला देखिए हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है 4थे नंबर का प्रश्न। अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन हैं। इसका मतलब है देखिए वहां पर जिन्हें मापा नहीं गया हो, अर्थात जिनकी संसाधनों की क्या हो? बहुलता हो, असीमित संसाधन हो,
कहाँ पर? प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं अफ्रीका में। फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें क्या करनी है बच्चों, न व्याख्या करनी न विवेचना करनी, क्या करनी है? समीक्षा करनी है। तो बच्चों देखिए समीक्षा के अंदर सबसे पहले हमें बताना होगा अफ्रीका महाद्वीप के संसाधनों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि वो पिछड़ा हुआ क्यों है, इतने अधिक संसाधन होने के बावजूद भी पिछड़ा क्यों है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। आगे देखिए बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। आगे देखिए, किंतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। औद्योगिक दृष्टि से कैसा है? पिछड़ा है। संसाधन बहुत ज़्यादा, लेकिन तकनीकी ज्ञान के कारण या तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण पिछड़ा हुआ। खनिज पदार्थों में लीबिया में खनिज तेल, वहाँ का एक देश है जिसका नाम क्या? लीबिया। खनिज तेल के भंडार हैं। जिम्बाब्वे में लौह अयस्क के भंडार हैं। जायरे जो देश है जिसे देखिए हम एक तरह से नदी के नाम पर, जिस देश का नाम है जायरे, और जायरे एक नदी भी है, और इसी देश को कांगो देश भी कहा जाता है। दूसरा है जाम्बिया में तांबे के भंडार। तो बच्चों याद रखना, तांबे के भंडार जाम्बिया और जायरे देश में, लोहे के भंडार जिम्बाब्वे में, और खनिज तेल के भंडार कहाँ पर है? लीबिया में। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हमने जिनके आधार पर यह पता चलता है अफ्रीका में क्या है? खनिजों के भंडार हैं। अब आगे देखिए, अफ्रीका में वन क्षेत्र भी विस्तृत है। अब दूसरा देखिए क्या पाया जाता है? प्राकृतिक संसाधन में वन भी पाया जाता है, लेकिन खनिज भंडार या अथवा अन्य प्राकृतिक साधनों में धनी होने के बावजूद भी यह महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले कारण लिया हमने जलवायु। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर भाग में विषम जलवायु पाई जाती है। तो बच्चों कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम। तो पहला कारक कौन सा लिया हमने? जलवायु। और जलवायु अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक होता है। देखिए जलवायु में भी देखिए हम देखते हैं उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थलीय जलवायु, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बच्चों? सहारा मरुस्थल। कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। वैसे बच्चों यदि हम देखें, यह मरुस्थल कोई एक देश में नहीं है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। इस प्रदेश में आने वाले देश अधिक तापमान तथा गर्म हवाओं के कारण पिछड़े हुए हैं। तो सीधा सा एक तो टेम्परेचर क्या पाया जाता है? अधिक, और दूसरा देखिए हवाएं कैसी हैं बच्चों? यहाँ पर गर्म हवाएं हैं। इस कारण से देखिए इसे पिछड़ा हुआ माना गया है। और देखिए इसी प्रकार जिन भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, दूसरा क्षेत्र होता है भूमध्य रेखीय का मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी रेखा को कहा जाता है बच्चों विषुवत रेखा भी कहा जाता है। उन क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के कारण उद्योग विकसित नहीं हो पाए। मैं आपको एक विशेषता और बताता हूं, विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय जो जलवायु है, यहाँ पर देखिए प्रतिदिन घनघोर वर्षा होती है, वो भी सवनीय प्रकार की। इसलिए ये क्षेत्र भी देखिए औद्योगिक दृष्टि से कैसा है? पिछड़ा हुआ है। उत्तर में हमने देखा सहारा मरुस्थल, मध्य में देखी हमने विषुवत रेखा। इस तरह से यहाँ की जलवायु देखिए उद्योगों के क्या नहीं है? अनुकूल नहीं है। आगे देखिए दूसरा कारक देखते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखिए उच्च तकनीकी नहीं है इनके पास, उच्च तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिसके कारण औद्योगिक दृष्टि से हम कह सकते हैं पिछड़े हैं। तो देखिए हम लिखते हैं इसमें उच्च प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता के कारण भी अफ्रीका के देशों में उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। अफ्रीका का एकमात्र विकसित देश दक्षिणी अफ्रीका है, और दक्षिणी अफ्रीका इसलिए है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी होने के कारण।
तीसरा देखिए, परिवहन के साधनों की कमी। अब यहाँ देखिए, यदि हम देखें अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कहा जाता प्राचीन पठारी भूमि का महाद्वीप। तो यहाँ पर देखिए पठार अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए परिवहन के जो साधन होते हैं या उनके मार्ग हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में विषम जलवायु तथा विषम उच्चावच का मतलब होता है पर्वत और पठार और मैदान के कारण परिवहन के साधनों की कमी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि धरातल कैसा है, विषम, इसलिए यहाँ परिवहन के मार्गों को विकसित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ काफ़ी समस्याएं आती हैं। और देखिए बच्चों, चौथे नंबर पर कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता। यहाँ श्रमिक तो हैं लेकिन कैसे नहीं है, कुशल नहीं है, यानी अपने काम के अंदर कुशल नहीं है। अफ्रीका के जिन देशों में खनिज पदार्थों की अधिकता है उनमें कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण उद्योगों का विकास समुचित मात्रा में नहीं हो पाया है। आगे देखिए बच्चों, जो हमने 4 कारण पढ़े उनको लिख रहे हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत की संभावना बहुत अधिक है। किसकी संभावना बताई गई है? देखिए, शक्ति का एक साधन, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, उसी तरह एक शक्ति का साधन कौन है? जल विद्युत। और इसकी सबसे ज्यादा संभावना कहां पर बताई जाती है? अफ्रीका में। यहां विश्व की संभाव्य जल विद्युत शक्ति का 40% भाग है। देखिए, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें, पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो 40% जल विद्युत की क्या है? संभावनाएं हैं, किंतु केवल 1% ही विकसित है। लेकिन यहां पर जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कितना किया जाता है? 1%। संभावना कितनी है बच्चों? 40%। आगे देखिए, इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी कमी। अब देखिए, 40 की संभावना है और वो उत्पादित कर रहे हैं 1%, तो इसका मतलब उनके पास क्या है? तकनीकी ज्ञान की कमी है, अर्थात टेक्नोलॉजी की कमी है, तथा लोगों की निम्न क्रय शक्ति। दूसरा कारण क्या बताया? लोगों की क्रय शक्ति, यानी वस्तुएं खरीदने की जो देखिए उनकी जो शक्ति होती है वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अफ्रीका में खनिज भंडार अपरिमित हैं, किंतु इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां उद्योगों की कमी। इसी कारण अफ्रीका अभी तक एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। बच्चों, इस तरह से हम अपना क्या लिख सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने अपने इसके अंदर जो प्रश्न पढ़े वो प्रश्न कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से? विकल्प पर आधारित, और उसके बाद 30 शब्दों वाले और 150 शब्दों वाले। इस तरह से हमने अपने जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है सारों का एक एक करके उत्तर भी लिखा, और आपने अपनी नोटबुक में भी इनको नोट किया होगा तब। और देखिए बच्चों, अच्छे से इनको आपको याद भी करना है। इस तरह से आज का हमारा अध्याय समाप्त हो जाता है बच्चों। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद बच्चों।